आज का हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम समझने से पहले हम अगर पुराने चैप्टर पर डिस्कस करें जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे साथ शेयर किया था हायर परचेज सिस्टम में, उसमें क्या होता था कि जब एक हायर परचेजर हायर वेंडर से कोई सामान खरीदता है और कुछ पैसा तो डाउन पेमेंट में हायर वेंडर को कर देता है, बाकी बैलेंस अमाउंट वो किस्तों में भुगतान करता है हायर वेंडर को। ठीक, यदि इस बीच हायर परचेजर कोई डिफ़ॉल्ट कर दे, यदि उसकी तरफ से कोई कमी हो जाए या वो इतना सक्षम ना हो पाए कि कुछ जो शेष रह जाती हैं किस्तें, कुछ 2 4 या 5 6 जितने भी हैं, तो सेलर यानी कि हायर वेंडर को ये अधिकार होता है कि वो हायर परचेज से उस गुड्स को रिपोज यानी कि वापस ले ले, और जितना भी पैसा हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को दे दिया गया है डाउन पेमेंट प्लस कुछ इंस्टॉलमेंट को जोड़ करके, वो पैसा एज ए रेंट ट्रीट किया जाता है कि अब तक आपने हायर परचेजर ने जितने भी टाइम के लिए उसको यूज़ किया उस गुड्स को या उस एसेट्स को, उतने टाइम तक का वो रेंट पे कर रहा है। क्लियर? और यदि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता हायर परचेज, तब तो फाइनल ऑनरशिप उसे ट्रांसफ़र हो जाती। लेकिन हायर परचेज सिस्टम की एग्रीमेंट में ये बात पहले से फिक्स होती है कि यदि हायर परचेजर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएगा, जहाँ पे भी वो डिफ़ॉल्ट करेगा, तो उस डिफ़ॉल्ट से तक जितना भी पैसा वो हायर वेंडर को दे चुका है, वो पैसा एज ए रेंट ट्रीट किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की। अगर आप हायर परचेज सिस्टम समझ चुके हैं तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ठीक उसका अपोजिट है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पार्टी वही है जो आपने हायर परचेज सिस्टम में पढ़ी है। हायर परचेजर इसमें होता है, हायर वेंडर इसमें होता है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंस ये है कि जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में होता है इस सिस्टम में, कि जिस दिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, डेट ऑफ साइनिंग, जो एग्रीमेंट जिस दिन वो साइन कर रहे हैं आपस में टर्म एंड कंडीशन को, उस दिन से ही जो हायर परचेजर है वो ऑनरशिप भी उसे ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि मालिकाना हक भी हायर परचेजर को मिल जाता है। ठीक, यानी कि ये हायर परचेज में ऐसा नहीं होता, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है केवल लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहले ही जब वो डाउन पेमेंट कर देगा हायर परचेजर हायर वेंडर को, उसी दिन से ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हायर परचेजर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, तो आगे हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट सेल इन विच पेमेंट आर मेड इन इंस्टॉलमेंट। ये ठीक वैसा ही सिस्टम है जैसे हम हायर परचेज सिस्टम में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक प्रकार से एक क्रेडिट सेल का ही एक तरीका है, ताकि दोनों को सुविधाएं हो जाती हैं, बायर को भी और सेलर को भी। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की सुविधा दी जाती है। पहले सिस्टम में फाइनल ऑनरशिप तभी ट्रांसफ़र होती थी जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, और यहाँ पे ऑनरशिप जिस दिन एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो रहा है, डाउन पेमेंट हायर परचेजर हायर वेंडर को किया जाएगा, उसी दिन से ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है हायर परचेजर को। ठीक, तो अंडर दिस सिस्टम द बायर गेट्स द पोजीशन एंड ऑल्सो ऑनरशिप, यानी कि उसको मालिकाना हक भी मिल जाएगा, रखने का अधिकार, और उसका मालिकाना हक भी सीधा सीधा हायर परचेजर को ट्रांसफ़र हो जाता है। इफ द बायर डिफ़ॉल्ट, यदि बायर यानी कि हायर परचेजर डिफ़ॉल्ट करे, डिफ़ॉल्ट मीन्स यदि वो अपनी कोई इंस्टॉलमेंट ना दे पाए। ठीक, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट पूरे ईयरली उसको देनी थी हर मंथ, और फर्स्ट 8 मंथ की इंस्टॉलमेंट उसने दी, बाकी नेक्स्ट 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पा रहा है, यानी कि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सेलर कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स। इस कंडीशन में हायर वेंडर यानी कि सेलर उस हायर परचेजर से उस गुड्स को वापस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट जो उन दोनों के बीच में जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसी दिन से ही उस संपत्ति का जिसको भी वो बेच रहा है हायर परचेजर को, उसकी जो ऑनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया था।
ठीक है। तो अब सेलर का इसमें नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा? अब उसके लिए ये है कि जो बैलेंस अमाउंट रह गया, जितनी इंस्टॉलमेंट रह गई, वो बैलेंस अमाउंट एक तरह से लोन ट्रीट किया जाएगा हायर परचेजर के ऊपर। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस अमाउंट बच जाता है वो लोन ट्रीट किया जाएगा हायर परचेजर के ऊपर, और उस लोन को अब चुकाने की जिम्मेदारी हायर परचेजर की बनती है। ठीक। और यदि वो नहीं चुकाता तो हायर वेंडर उसके ऊपर क्या कर सकता है? सू कर सकता है, यानी कि कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है, जो भी बैलेंस अमाउंट ड्यू है हायर परचेजर से। क्लियर? अब बेसिकली हमें, वैसे तो हम समझ चुके कि डिफरेंस क्या है, फिर भी हम देख लें पॉइंट्स वाइज कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट जैसा आप समझते हैं कि जब दो पार्टीज के बीच में, यहाँ दो पार्टीज हैं, एक बायर और एक सेलर, यानी कि हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, उनका जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। समझौता जो होता है वो हायरिंग का होता है हायर परचेजर, यानी कि जितना भी पैसा हायर परचेजर के द्वारा हायर वेंडर को दिया जाता है वो एक प्रकार से रेंट ट्रीट किया जाता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट में। वो एक तरह से रेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक। अगर वो पूरे इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो फाइनल ऑनर बन जाएगा। ठीक। और यहाँ पर इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये एक एग्रीमेंट है सेल का, यानी कि फर्स्ट डे से ही उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ये रेंट ट्रीट नहीं किया जाता, ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है जिसमें फाइनल ऑनर जो है हायर परचेजर बन जाता है। पासिंग ऑफ टाइटल, ऑनरशिप का जो पासिंग करने का जो टाइटल है कब होता है? द टाइटल ऑफ द गुड्स इज पास्ड ऑन द बायर टू द बायर आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। जितने भी इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा हायर परचेजर, उस दिन ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है हायर परचेजर को। और यहाँ पर द टाइटल ऑफ द गुड्स पासेस इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ट्रांसफर कर दी जाती है हायर परचेजर को एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जिस दिन उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था, एज इन द केस ऑफ यूजुअल सेल। जैसे नॉर्मली इस सिस्टम को अगर हम छोड़ दें, जो नॉर्मली हम बाज़ार में कई ट्रांजैक्शन देखते हैं, जब कोई सामान लेने जाता है आप उसको पैसा देते हैं, नकद या उधार जो भी, अगर उधार दे रहे हैं, सामान आपने लिया है तो मालिकाना हक आपको मिल जाता है, भले ही आप पेमेंट उसको कितने दिनों भी बात करो। ठीक है, तो मालिकाना हक आपको मिल जाता है, वो आपसे सामान वापस नहीं मांगता कि मेरा सामान दो। ठीक है, वो कहता है कि मेरा पैसा मुझे लौटाओ। तो यानी कि वो जो पैसा आपको उसको लौटाना है, आप मान लो एक हायर परचेजर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पैसा आपने उस दुकानदार को देना है, हायर वेंडर को देना है, वो एज ए लोन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो हायर वेंडर उसको लोन ट्रीट करेगा और जिसके लिए वो सू कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ सेलर, यानी कि हायर परचेज सिस्टम में सेलर के क्या अधिकार होते हैं। इफ द बायर फेल टू पे एनी ऑफ इंस्टॉलमेंट द गुड्स कैन बी रिपोजिट बाय द सेलर। यदि बायर फेल कर जाता है किसी भी इंस्टॉलमेंट को देने में, तो ऐसी कंडीशन में जो सेलर है वो रिपोजेस कर सकता है, यानी कि उस वस्तु को वापस ले सकता है, जैसे हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर राइट ऑफ सेलर, या द सेलर कैन नॉट रिपोज द गुड्स, क्योंकि पहले ही दिन से जो मालिकाना हक है उस संपत्ति के ऊपर वो हायर वेंडर के द्वारा हायर परचेजर को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसका अब कोई अधिकार रहा नहीं। हाँ, ही कैन सू द बायर फॉर द अमाउंट ड्यू, लेकिन बैलेंस अमाउंट जो रह गया उसके लिए सू कर सकता है कोर्ट में, उसके खिलाफ तेज केस दर्ज कर सकता है कि मैंने इनको माल बेचा था और ये नहीं दे रहे हैं, मुझे इनसे पैसा निकलवाना है, तो उसके लिए सू जरूर कर सकता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ डिस्पोजल, द बायर कैन नॉट हायर आउट द सेल, ट्रांसफर, डिस्ट्रॉय, प्लेस द गुड्स, यानी कि जो बायर है, हायर परचेजर है, जो भी वो गुड्स हायर वेंडर से खरीद रहा है, क्योंकि वो उसका फाइनल ऑर्डर अभी तक नहीं बना है, तो वो खुद उसने खरीद के लेकर आया है, वो भी हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर वो खुद किसी और को किराए पे दे दे तो ये उसको अधिकार नहीं है, ना ही वो किसी को उस वस्तु को बेच सकता है, ना ही वो किसी को
ट्रांसफ़र कर सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ना ही वो उसको एज ए प्लेज यानी कि लोन के रूप में गिरवी रखा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बायर को ये सारे अधिकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फाइनल बायर क्योंकि फाइनल ऑनरशिप उसे ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुई है जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। राइट ऑफ डिस्पोजल, अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें तो बायर क्योंकि पहले दिन से ही फाइनल ऑर्डर है तो वो उसको किराए पे भी दे सकता है, किसी और को भेज भी सकता है, और किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और उसको लोन के रूप में गिरवी भी रख सकता है। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट डे से ही क्या है, उस गुड्स का फाइनल ऑनर है। रिटर्न ऑफ गुड्स, द बायर में रिटर्न द गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट एक्सेप्ट फॉर एक्रूड इंस्टॉलमेंट। जो बायर है वो रिटर्न कर सकता है गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट एक्सेप्ट फॉर इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो गुड्स को वापस अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, ठीक है, तो गुड्स को वापस कर देगा वो। यदि वो डिफ़ॉल्ट कर दे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में सेलर उससे वापस ले सकता है। और यहाँ पर कब रिटर्न होगा? एक्सेप्ट सेलर डिफ़ॉल्ट, यदि सेलर का डिफ़ॉल्ट हो, यानी कि जब सेलर के द्वारा हायर वेंडर के द्वारा हायर परचेजर को जो भी गुड्स दिया गया उसमें कुछ कमी थी, ठीक है, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं, कोई कमी हो उसमें, टूट फूट हो, तो आप तुरंत वापस कर देंगे, तो केवल उस कंडीशन में वो रिटर्न हो सकता है। और इस कंडीशन में तो आपको बता दिया गया है कि जब डिफ़ॉल्ट करेगा बायर, ठीक। नेक्स्ट है फोर फीचर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। वो फीचर आपने कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब जब्त कर लिया जाता है पैसा, ठीक है, इन केस डिफ़ॉल्ट अगर शेयर होल्डर कर दे तो उसका पैसा जब्त कर लिया, तो वही टर्म यहाँ पे यूज़ की गई, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। यदि बायर डिफ़ॉल्ट यानी कि कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इज फोरफिटेड, यानी कि उतना उसका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? यहाँ जब्त कौन करेगा? यहाँ पे पैसा उसका जब्त कर लेगा कौन? हायर वेंडर, ठीक है, और वो कंसिडर करा जाएगा एज हायर चार्जेस। वो कंसिडर करा जाएगा कि जो आप नहीं दे पाए बाकी की इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जितना भी आपने दिया वो आप ये समझ लीजिए कि आपने रेंट दिया इतने टाइम के यूज़ करने का। और यहाँ पर इन केस ऑफ डिफॉल्ट द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड बाय द बायर कैन नॉट बी फोरफिटेड। उसको जब्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो वस्तु तो उसके हाथ से चली गई, हायर वेंडर के हाथ से। क्यों चली गई? क्योंकि उसने उसे मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो वो उसको जब्त नहीं कर सकता उस पैसे को। वो केवल और केवल सू कर सकता है, यही उसके पास एक आखिरी हथियार बचता है। तो ये टोटल बेसिक आपका इस टॉपिक में था। मेन आपको हायर परचेस समझना था और इंस्टॉल पेमेंट्स भी आप समझ चुके हैं। बेसिकली आपके पेपर में डिफरेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें और कोई दिक्कत हो तो बताएं।